वेरी 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 गुड इवनिंग डियर से लेके डियर सारे स्टूडेंट को। और मैं ऊपर वाला से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपके परिवार वेल एंड हैप्पी हो इस कोरोना काल में। और चलो इसी गुड विशेष वर्ड से मैं आज से क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूं। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं आ गया हूं अजीत सर फिर से क्लास को कंटिन्यू करने के लिए। तो डियर मैं आपको थोड़ा रिमाइंड कर दूं कि हम लोग पिछला क्लास या पिछले वीडियो में हम लोग देख क्या रहे थे। हम लोग देख रहे थे 2 और 3 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन के सिस्टम का सॉल्यूशन मैट्रिक्स मेथड से। सारा डिस्कशन हमने कर दिया था। आज सिर्फ प्रॉब्लम बताने की बारी है। आज मैं इस पर एक्सरसाइज करने जा रहा हूं और मैं फिर से बता दे रहा हूं हेडिंग क्या था, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स। ठीक है, और इसे दूसरे हेडिंग में हमने बोला था एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनांट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट का प्रयोग कहो या 2 या 3 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के सिस्टम का सॉल्यूशन मैट्रिक मेथड से। तो इन सबों के लिए जो कुछ हमें थ्योरी के रूप में जानना था, जो कुछ हमें इसके बारे में जानना था, वो सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। मैं जस्ट 2 से 5 मिनट के अंदर थोड़ा रिमाइंड कर दे रहा हूं सो दैट कि प्रॉब्लम को और समझने में बेटर हो, बढ़िया हो। तो डियर स्टूडेंट, मैं 3 वेरिएबल वाला सिस्टम लिख रखा हूं। 3 वेरिएबल वाला सिस्टम है ना, देखिए एक्स वाई जेड 3 सिस्टम वाला 3 वेरिएबल वाला एक लीनियर इक्वेशन का सिस्टम लिख के रखा हूं। अगर 3 के लिए बताऊं तो 2 के लिए भी हो जाएगा। वैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में 2 और 3 सबके लिए मैं बता दिया हूं। तो चलो मैं सिस्टम लिया हूं, जस्ट मैं थोड़ी देर के लिए इसको रिकैप रिमाइंड रिवाइज करा दे रहा हूं कि हम लोग जो सॉल्यूशन करेंगे, प्रॉब्लम बनाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा पीछे वाला बैकअप मैं दे रहा हूं। ठीक है, चलिए ये रहा। और इसको मैट्रिक्स मेथड से बनाने के लिए, अब मैट्रिक्स मेथड ही आया तो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स तो आएगा ही आएगा। तो इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए 3 मैट्रिक्स मानना पड़ता है, लेना पड़ता है, जिसे हम ए बी एक्स बोलते हैं। तो हमने लिया ए। अब ए मैट्रिक्स लिया है तो ए मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होगा, तो बोला कि वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होगा सिस्टम में, वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होगा दैट इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इसी वेरिएबल के कोएफिशिएंट से बना हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स को ए मानना पड़ता है। और कांस्टेंट से बना हुआ को हमेशा कॉलम मैट्रिक्स, जिसे हम डी बोला है, d1 d2 d3, और वेरिएबल से बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड को हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये 3 मैट्रिक्स आपको पहले लेना पड़ेगा और इस मैट्रिक्स का एक नाम है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। हालांकि इस 2 का कोई नाम नहीं है, फिर भी अपने तरीके से हम बोल सकते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स और वेरिएबल मैट्रिक्स। और जैसे ही इस सिस्टम के लिए 3 मैट्रिक्स हम एज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे डियर, आप तुरंत इस सिस्टम को मैट्रिक्स के इक्वेशन में ऐसा लिख सकते हो ax इज इक्वल टू डी। और मैं आपको पिछले वीडियो में ही यह टास्क दिया था, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर a को x के साथ मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा, मान लो थोड़ी देर के लिए मल्टीप्लाई करके ये y और ये b, दोनों को इक्वेट करोगे ना तो आपको ये सिस्टम मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए और राइट साइड बी मैट्रिक्स से इक्वेट कीजिए, यू विल गेट दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो डियर, आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए इतनी करने के बाद अब हम लोग सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले दिन बताया था कि अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, जिसे हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फॉर द सॉल्यूशन अगर 0 न हो, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 न हो, तभी अगर यह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो तो इस सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और वो यूनिक सॉल्यूशन, ध्यान दो, यूनिक सॉल्यूशन, और वो यूनिक सॉल्यूशन इस मैट्रिक्स फार्मूला से निकलता है, इस मैट्रिक्स इक्वेशन से निकलता है। पिछले दिन मैंने ये प्रूव भी किया था, यहीं से ये आता है। सो अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, देन सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मैट्रिक्स इक्वेशन। सो कीप इट माइंड डियर स्टूडेंट। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। और अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो 2 पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, या तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स हो, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स न हो।
और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स होगा, याद रहे कि पहले ये होना चाहिए डिटरमिनेंट, अगर वो 0 हो गया, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 हो गया और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स हो गया, इस दो कंडीशन से सिस्टम के अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बस इतना ही जान लेना है, इसको निकालना नहीं है और निकालने के लिए आपको हायर क्लास में पढ़ना है, यहां नहीं पढ़ना है। और हो सकता है कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स ना हो, तो इस दोनों के हेल्प से थ्योरी बोलता है कि सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। इतनी बात मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और फिर मैंने ये भी बताया था कि जिस सिस्टम का चाहे यूनिक हल हो या इनफाइनाइट हल हो, 1 हो या मोर हो, यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, ऐसे में सिस्टम को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, संगत बोलते हैं। और अगर सिस्टम का कोई हल न हो अंडर दिस कंडीशन, तो सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो चलिए इस पर हम एक्सरसाइज बनाते हैं। ये सारा बात मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो मैंने कहा कि एनसीईआरटी में इस पर एक्सरसाइज है हमारा 4.6 और हमारे बनाए गए बुकलेट में एक्सरसाइज है MD3। एकदम ठीक उसी तरह फॉलो कर रहा हूं। अच्छा चलिए अब मैं सीधा सीधा बिना देरी के एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं। Examine the consistency of the following system of equation. एक्सरसाइज MD3 या NCERT 4.6। पहला क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है कि आपको टेस्ट करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, बस चेक करना है, सॉल्यूशन नहीं निकालना है। ओनली यू हैव टू एग्जामिन। और कंसिस्टेंट के लिए ये दोनों कंडीशन होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, इनफाइनाइट के लिए क्या कंडीशन है। अंडर दिस टू सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट और अंडर दिस सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। तो चलिए बिना देर किए और डियर ये एग्जाम में एकदम मैट्रिक्स मेथड से क्लियर लिखा हुआ रहेगा। हालांकि हम ये सारे क्वेश्चन को 10 क्लास के मेथड से बना सकते हैं। एक डिटरमिनेंट स्पेशल मेथड है जिसमें मैट्रिक्स वगैरह की चर्चा ही नहीं होता है, सिर्फ डिटरमिनेंट होता है। वो मेथड आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, वो मेथड सिर्फ कंपटीशन के लिए है। अलग से कभी समय मिला तो मैं बता दूंगा। तो बिना देर के एक नंबर का मैं चलो तो 2 ऑर्डर का 2 वेरिएबल का 3 क्वेश्चन है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मैं 2 नंबर ले रहा हूं। 2 नंबर याद रहे। एक्सरसाइज कौन सा है, MD3, ठीक है। चलिए गिवन 2x माइनस y इज इक्वल टू 5, x प्लस y इज इक्वल टू 4। बस हमें चेक करना है डियर कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो फर्स्ट तुरंत हम मैट्रिक्स ए ले लेंगे। हियर ए कॉफिशिएंट से बना हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स को ए लेते हैं। आप लेट भी बोल सकते हो। 2 माइनस 1, देख लो भाई, 1 1 मैट्रिक्स। बी कॉलम मैट्रिक्स कांस्टेंट से बना हुआ मैट्रिक्स 5 4 एंड वेरिएबल से बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स XY। ये ले लिया डियर। इतना लेने के बाद हम जस्ट इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 2 माइनस 1 1 1। सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट वेरी इजी, सबको पता है। प्रोडक्ट ऑफ मिड डायगोनल विल बी 2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल माइनस 1 विच इज 3 एंड विच इज नॉट 0। तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ। और जस्ट अभी मैं रिमाइंड कराया था, तो वी क्लियरली सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। दैट इंप्लाइज सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। और बस हम लोग को सॉल्यूशन निकालना नहीं है, इस क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमें चेक करना है। और सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, 1 हो या इनफाइनाइट हो। हमने क्या बोला था
है ना, बच्चे को कंसिस्टेंट बोलते हैं। दैट इम्प्लाइज सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम संगत है, संगत की निकाय बोलेंगे इसको। बस हो जाए, ये तो चेक करना था, ये 2 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, देख लो, उतारना हो तो थोड़ा वीडियो को रोक लो तो उतारना होगा। वेरी इजी है यार, है ना। मैट्रिक्स लिखा, बी लिखा, एक्स लिखा, बस तो उसका डिटरमिनेंट चेक किया। चलते हैं 3 नंबर की ओर। ठीक है, देखो तो क्या है 3 नंबर में। 3 नंबर, वी आर गिवन एक्स प्लस 3y टू एक्स प्लस 3y 2x प्लस 6y है हियर। 2x प्लस, थोड़ा आई प्रॉब्लम हो गया है लगता है हमको। 2x प्लस 6y इज इक्वल टू, यहां है इज इक्वल टू 5 और यहां है 8 यहाँ 8 है, देखो। ठीक है, तो झट से आप मैट्रिक्स ए लिख लीजिए। देखो मैट्रिक्स ए लिख लेता हूं मैं। कॉफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स, इट विल बी 1 3 2 6, और कांस्टेंट से बना हुआ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स बी 5 8, और वेरिएबल से बना हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हमें लगता है इसे मिटा देना चाहिए। अब यहां के बाद देखा जाए। चलो डियर, देखो यहां से। ठीक है, जस्ट से डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या हो गया, 1 3 2 6। चलिए, 6 प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल बिकम्स 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल अगेन बिकम्स 6। देयर डिफरेंस इज 0। देयर, देखो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हुआ तो इस मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर बोला था। ठीक है, अब यहां पर हमारी डाउट बढ़ गया भाई, अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। उसके लिए हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। और ध्यान दो, एडजॉइंट क्या होता था, याद करो, थोड़ा प्रेशर डालो माइंड पर। सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए एकदम क्विक रेडीमेड फॉर्मूला था, है ना। अगेन, है ना, एडजॉइंट नौ लगा दो, ज्यादा अच्छा वर्ड है नौ। एडजॉइंट ऑफ ए, इंटरचेंज मेन डायगोनल, साइन चेंज सेकेंडरी डायगोनल, देयरफॉर -3 -2, ये रहा एडजॉइंट। ठीक है, और अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अकॉर्डिंग टू थ्योरी यही होता है ना, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो आपका काम बढ़ जाता है, टास्क बढ़ जाता है, आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हो। और अगर ये 0 होगा तो इस दो सूचना से हम बोले कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और अगर 0 नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन होगा। तब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बहुत आसानी से हम जज कर सकते हैं डियर। ठीक है, चलिए मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। जस्ट वी गॉट एडजॉइंट व्हिच इज 3 -2 1 एंड बी 5 8। याद करो, गुणा करने के लिए क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। रो और कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का प्रोडक्ट का सम, तो हो जाएगा 6 5 जा 30 -3 इंटू 8 24, 3 8 24, माइनस है तो माइनस। नाउ द सेकेंड रो, यहां भी सेकेंड रो, -2 का करस्पॉन्डिंग 5 विच इज 10, और 1 का करस्पॉन्डिंग 8 प्लस 8। नीचे जगह नहीं होने के चलते मैं सामने में ही लिख रहा हूं। चलिए क्या हो जाएगा, देखो यहां से 30 -24 इट इज 6 एंड इट इज -2 डियर। और ये नल मैट्रिक्स नहीं हुआ, दिस इज 0 एंड दिस इज O, नल मैट्रिक्स, एंड दिस इज 0 0 डिजिट। अब बताओ, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 0 है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 नहीं है, नल मैट्रिक्स नहीं है। इस दो सूचना से क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन, है ना।
क्लियरली सिस्टम है नो सॉल्यूशन, ठीक है। और जिस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं उसे हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंस। दैट इम्प्लाइड सिस्टम इज कंसिस्टेंट, inconsistent, very sorry, system is inconsistent, inconsistent मतलब असंगत, ठीक है। इस तरह से हम चेक कर लेते हैं मैट्रिक्स ए बी एक्स, क्या हो गया, क्यों ऐसा कर रहा है, ठीक है। चलिए देख लो भाई, ठीक है, फटाफट आप बता सकते हो। चलो अब मैं 3 ऑर्डर का लेके आपको बता रहा हूं, एक 3 ऑर्डर का लेके बता रहा हूं, ठीक है। देख लो बहुत आसान होता है, और इसी तरीके से तुम 10 क्लास वाले मेथड से बोल सकते हो, A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालते हैं। वहां से देखो ना, वहां से झट से ऐसे बोल दो A1/A2 B1/B2 ये बराबर है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। 10 क्लास के मेथड से तो ऐसे यूं हो जाता है, ठीक है। लेकिन एकदम सख्त निर्देश है कि नहीं, 10 क्लास से नहीं, आपको 12 क्लास के मेथड से, और वो भी मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है डियर, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा तो हो गया, चौथा नंबर देखते हैं। तो ये इनकंसिस्टेंट था, चलिए एक 3 ऑर्डर का मैं लेके दिखाता हूं। चलो 4 नंबर ये सब एनसीईआरटी का ही है, लेकिन मैंने अपने तरीके से बनाया है इसको। चलिए, आवर सिस्टम इज x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1 2x 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4, ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4, ठीक है। देखिए वेरिएबल तो हमारा x y z है, तो a यहां आ गया। अब आप ही सोचो, ये a तो है कोई कांस्टेंट, कोई नंबर ही होगा, लेकिन अगर a 0 हो जाए तब तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, 0 4 के बराबर नहीं। तो यहाँ एक बात क्लियर है, दिया हुआ रहे या ना दिया हुआ रहे, यहाँ क्लियरली a 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो लेफ्ट साइड 0 और राइट साइड 4, जो कि एकदम असंभव जैसी बात होगा। तो वेरी क्लियर, हियर a इज नॉट 0, ठीक है। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं फटाफट। हियर ए कॉफिशिएंट मैट्रिक्स का नाम है, जो कॉफिशिएंट से बना हुआ होता है 1 1 1 2 3 2, एंड दिस इज 8 8 2 8। फिर यहां से बी कॉलम मैट्रिक्स, और वो कॉलम में एलिमेंट कांस्टेंट से बना हुआ होगा 1 2 4, एंड again column matrix whose element are only variables. There are 3 variables, so x y z ये रहा। और इतना के बाद झट से हम लोग इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए, दैट implies डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 1 1 1 2 3 2 a 2a, ठीक है। इसका जस्ट वैल्यू निकालना है, प्रॉपर्टी लगाना जरूरी नहीं है, बट अगर लगे कि प्रॉपर्टी लगाने से थोड़ा फास्ट हो सकता है, थोड़ा जल्दी निकल सकता है, तो जरूर प्रॉपर्टी लगा दो, नहीं तो आप बिना प्रॉपर्टी लगाए एक्सपैंड कर दो। देखो ना, यहाँ 2 0 बड़ा आसानी से प्रॉपर्टी लगाने से आ रहा है, तो मैं प्रॉपर्टी लगा दे रहा हूं। इसमें C2 को C1 में घटा दो, C3 को भी C2 में घटा दो, C2 को C1 में, C3 को C2 में। मैं जरूरी नहीं बता रहा हूं, ऐसे ही आप एक्सपेंड करके अब निकल जाएगा।
तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 0 इट विल बी -1 और डियर यहां भी 0 हो गया। देखो ये बोनस में मिला 0 1 और ये रहा -a 1 2 2a। मैंने कहा कि यहाँ प्रॉपर्टी लगाना जरूरी नहीं है, अब लगाया हूं तो क्या किया हूं, C1 का हमने ऑपरेशन किया हूं C2 घटा करके एंड C2 का ऑपरेशन किया हूं C3 माइनस करके, ठीक है। और अब यहां से बता दीजिए इसका वैल्यू देखो तो क्या हो जाएगा। चलिए R1 के अलॉन्ग में एक्सपेंड करता हूं यहीं से 0 -0 + 1 omitting रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू दिस, इससे जाने वाला रो और कॉलम को ऑमिट कर दीजिए। देयर प्रोडक्ट विल बी ए और इन दोनों का गुना है 0। सो फाइनली वी गॉट ए मिला डियर, ए मिला, है ना। और ए तो पहले ही हम लोग भविष्यवाणी कर चुके हैं, सॉरी नॉट भविष्यवाणी, पहले ही देख चुके हैं कि ए 0 नहीं होना चाहिए, फिर ये 0 नहीं है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ तो हम मैट्रिक्स के चैप्टर से, डिटरमिनेंट के चैप्टर से हम इस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहां हमारा मतलब नॉन सिंगुलर नहीं, यहां हमारा मतलब है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो 0 नहीं है, इट मीन्स सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और जब सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन होगा तो सिस्टम को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं डियर। दैट इम्प्लाई सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ठीक है। देखो चलो इस तरह से हम लोगों ने चेक कर लिया है, 2 वेरिएबल वाला 3 वेरिएबल वाला भी कर लिया। हाँ अगर ये 0 होता तो आपकी परेशानी थोड़ा बढ़ता, ठीक है। मैं आपको छोड़ दिया है, क्वेश्चन पे कर लोगे। आपको एडजॉइंट निकालना होता और 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट के लिए आपको हर एक उसके संगत डिटरमिनेंट का हर एक एलिमेंट का कॉफैक्टर निकालना होता। कॉफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स निकालते, उसका ट्रांसपोज लेते, तब जाके एडजॉइंट मिलता, ठीक है। वही क्वेश्चन है इस पर जरूर, आप 5 या 6 बना के देख लोगे जो शायद एक इनकंसिस्टेंट आता है, तो इस सब का प्रोसेस जो भी है वो आपको सब पता है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके बी नंबर में। ये सब था ए नंबर में। ए नंबर में हमें सिर्फ एग्जामिन करना था कि वेदर गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो मैंने ये 3 क्वेश्चन आपको तौर तरीका बता दिया, इस तरह से करोगे। और अब हमें सॉल्यूशन निकालना है डियर। बी नंबर में कह रहा है, एकदम स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। और यहां से क्वेश्चन आया भी है और यहीं से आता भी है क्वेश्चन। तो अब मैं बी वाला बना रहा हूं, ये सब ए वाला था, ये बी वाला, ठीक है, ये बी वाला। हाँ देखो चलो बी वाला मैं पहले 2 ऑर्डर का ले लेता हूं यहां, ठीक। उतारना हो तो बहुत आसानी से वीडियो को स्टॉप करके आराम से जूम करके देख सकते हो। चलो मैं सीधा 1 नंबर क्वेश्चन ले लेता हूं भाई, पी का 1 नंबर। Our given system 5x plus 2y is equal to 4, 7x plus 3y is equal to 5। देखो ये रहा। अब 10 क्लास से नहीं, आपको 12 क्लास के मैट्रिक्स मेथड से निकालने के लिए कह रहा है। 10 क्लास के हिसाब से बोलता तो सीधा आपके पास 4 ऑप्शन था, याद है ना, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल, है ना, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन और ग्राफीय। बट यहां पर मैट्रिक्स मेथड से, तो मैट्रिक्स मेथड के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, हेयर, चलिए हेयर। First of all, we suppose we take matrix A, whose name is coefficient matrix, or whose element are coefficient 5, 2, 7, 3. Now B, another matrix, column matrix, whose element are only constant 4, 5. And the third matrix, again column matrix, denoted by X, whose element are only variable
एक्स वाई, है ना। इतना के बाद डियर हम झट से मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनांट निकालते हैं। देयरफॉर डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स ए 5 2 7 3, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल which is 15 माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल which is 14 और ये आया 1। देखो ये बी नंबर में सॉल्यूशन निकालने के लिए कह रहा है, इसका मतलब जरूर हर इक्वेशन इस बी के हर एक क्वेश्चन का जो सिस्टम होगा वो जरूर कंसिस्टेंट होगा, है ना। और कंसिस्टेंट में क्या, उसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जरूर वो जीरो नहीं होगा, जरूर वो जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं है। सॉल्यूशन निकालने के लिए, है ना, तभी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन निकालने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके सिलेबस में तो है नहीं, है ना। तो यहां से सीधा लिखेंगे दैट इम्प्लाई सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन and the solution is obtained by solution प्राप्त किया जाता है obtained by x is equal to a inverse b, यहां से प्राप्त किया जाता है। x is equal to, चलो obtained by x is equal to, यहां से x is equal to a inverse b, ये आपको याद रखना है, पहले मैंने चर्चा कर दिया, इससे निकालना है। तो इसके लिए क्या निकालना होगा, इनवर्स निकालना होगा। याद करो इनवर्स, अब ये इनवर्स निकालना है। ये इनवर्स कैसे निकालना है, फॉर्मूला से निकालना है। याद करो किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का फॉर्मूला 1 बाय डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, देख लो भाई, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए में याद दिला दिया। चलिए अब एक एक करके हम निकालेंगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा ये। डिटरमिनेंट निकला हुआ है, इनवर्स देखो, ये निकालने के लिए इनवर्स चाहिए, इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। तो सेकेंड ऑर्डर का एडजॉइंट तो तुरंत निकल जाएगा। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, बोलो सेकेंड ऑर्डर का इंटरचेंज मेन डायगोनल 3 5, साइन चेंज सेकेंडरी डायगोनल -2 -7, एडजॉइंट मिल गया भाई, ठीक है। और तब झट से क्या निकाल लोगे, इनवर्स निकाल लोगे। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए डिटरमिनेंट आपने 1 निकाला है और एडजॉइंट जो अभी अभी जस्ट निकाला ये 3 -2 -7 5, ऐसा करके निकाला आपने। और तब फाइनली देखो डियर कितना हो जाएगा, 1 बाय 1 विल बी 1, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मिलेगा आपको। ये रहा 3 -2 -7 5, ये रहा, ठीक है। तो आप सारा जुगाड़ कर लिए, यहां से सॉल्यूशन निकालने के लिए इसके लिए इनवर्स निकाला, सारा जुगाड़ कर लीजिए। और अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 यहां पर लिख देंगे, इक्वेशन 1, ठीक है। घेरा लगाने की जरूरत नहीं था, ये सहूलियत के लिए मैं लगा दिया इसको इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू a इनवर्स b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब आ जाओ भाई, हमें जगह चाहिए। देख लो मैं यहां से मिटा रहा हूं, उतारना है तो वीडियो को स्टॉप करके थोड़ा जूम करके स्लो मोशन में उतार लोगे। मैं यहां समझा रहा हूं, आप ध्यान से प्लीज समझ लीजिए, आसान है, बहुत टफ नहीं है। चलो मैं यहां पर ऐसे बाउंड्री मार देता हूं, क्या यार डिस्कस कर रहा है। हाँ, दैट इम्प्लाइज एक्स क्या था, ऐसे था एक्स वाई। हाँ, अब ए इनवर्स तो जस्ट हम लोगों ने निकाल रखा है भाई, 3 यहाँ के बाद जस्ट यहाँ आगे दिया 3 -2 -7, ये रहा 5। और बी कांस्टेंट से बना हुआ मैट्रिक्स था, जो यहीं से देख सकते हैं हम लोग 4 5,
ठीक, चलिए एक्स वाई, हाँ जी, चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 जा 12 माइनस 10, 2 5 जा 10 माइनस 7 4 जा 28, 5 5 जा 25 प्लस, ठीक है। चलिए एक बार और मैं लिख देता हूं एक्स वाई, और इधर हो गया जरा देखो तो ध्यान से, इट इज 2 एंड इट इज माइनस 3, देख लो, है ना। और जब दो मैट्रिक्स बराबर होता है तो हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं, जब दो मैट्रिक्स बराबर होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा, है ना। यहां से लिख सकते हो इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोथ साइड, इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑन बोथ साइड, या ज्यादा ना लिखते हुए सीधा लिख दोगे देयरफॉर, है ना, या क्लियरली लगा देंगे, क्लियरली, है ना। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू, आफ्टर इक्वेटिंग बाय इक्वेटिंग, यहां लिख देता हूं बाय इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, by equating corresponding element, by equating corresponding element, है ना। ये लाइन तुम यहां भी लिख सकते हो, और ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, देखो, ठीक है। अच्छा, इस सब क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा फायदा क्या होता है स्टूडेंट, इसके लिए तुम्हें आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ये दोनों आप किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड में पुट करके देखो कि राइट साइड के इक्वल होता है कि नहीं। मैं किसी में भी पुट करता हूं, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू -3, 5 2 जा 10 LHS में हो जाएगा, x का वैल्यू अगर 2 लिया हूं तो 10, ठीक है, और यहां कितना हो जाएगा -3 इंटू 2, देख लो 6, तो ये हो गया हमारा 10, ये हो गया -6, और दोनों का डिफरेंस आ गया 4, जो राइट साइड के बराबर है। यस, वी आर राइट, है ना, आवर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आंसर नहीं देखते हैं, एग्जाम हॉल में उसी समय हम लोग एकदम कंफर्म हो जाते हैं कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है, और अगर रॉन्ग है तो फिर थोड़ा चेक कर लोगे डियर, है ना। अगर थोड़ा गुड लक है तो थोड़ा बैड लक भी है ना, थोड़ा मैरिड है तो डिमेरिड भी है, चलो ठीक है। इस तरह से हम बहुत आसानी से, और एक चीज तुम फील कर सकते हो कि अगर इसी क्वेश्चन को हम 10 क्लास से बनाता तो यूं बन जाता है, 2 मिनट में बन जाता है, और 2 मिनट के बजाय यहाँ 5 मिनट लग गया, बट आदेश ही वैसा था, निर्देश ही ऐसा था, ठीक है, ध्यान देना। और याद करो जिसने मैट्रिक्स शुरू किए थे, मैं बोला था मैट्रिक्स का आविष्कार इसी के पर्पस के लिए हुआ था। हालांकि तुमको उल्टा ही लगता होगा, कोई चीज नया आता है तो उसको सॉर्ट करने के लिए आना चाहिए, परेशानी को दूर करने के लिए। उल्टा ये मैट्रिक्स मेथड से इसका हल निकालने में हमें ज्यादा समय लगा, ज्यादा लॉन्ग हुआ, और गलती होने की संभावना बढ़ेगा फिर। तो एक्चुअली 2 ऑर्डर में तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन 3-4 ऑर्डर वाला में 3-4 वेरिएबल में ये थोड़ा जल्दी होता है ना। यहाँ 2 वेरिएबल को देख करके 2 लीनियर इक्वेशन के लिए थोड़ा उल्टा लगेगा आपको, लेकिन जैसे 3-4 में जाओगे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। इस वजह से मैट्रिक्स का आविष्कार शुरू में ही बोला था कि फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स हैज बीन डेवलप्ड, है ना। और कौन किया था? कैले हैमिल्टन किया था इसको, है ना, कैले हैमिल्टन। तो मैं 2 ऑर्डर का बना दिया हूं, अब एक 3 ऑर्डर का लेता हूं भैया। चलो 3 ऑर्डर में हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। कोई एक ले लेता हूं तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। चलो 7 नंबर तो पूछा हुआ है, 4 नंबर इसी तरह का 4 नंबर ही थोड़ा मुझे लगता है कि ले लेना चाहिए, या नहीं तो मैं ऐसा ले लेता हूं, देखो 6 नंबर, 4 नंबर ही ले लेता हूं, ठीक है। 4 नंबर ही ले, चलो ये क्या धीरे धीरे कर रहा है। चलो अब देखता हूं, हाँ ये थोड़ा समय लेगा। क्वेश्चन नंबर 4, आवर सिस्टम इज 2x plus y plus z is equal to 1. x minus 2y minus z is equal to
3/2 और है ये 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। 2x प्लस वाई, फिर से मैं मिला लेता हूँ, 2x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 1, x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 3/2 एंड 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। इसमें x एब्सेंट है, तुम इतना तो एकदम क्लियरली सोच ही सकते हो कि हम ऐसे सोच सकते हैं 0x, ऐसा सोच सकते हैं। तो हमें इस सिस्टम का सॉल्यूशन मैट्रिक्स मेथड से निकालना है। इसके लिए हमें 3 मैट्रिक्स लेना पड़ता है। तो चलिए पहले लेते हैं हेयर ए, जिसे हम कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं और वो कॉफिशिएंट से बना हुआ होता है, इसीलिए 2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1। देख लो कॉफिशिएंट भाई यहां नहीं था, मिसिंग था, गायब था, हमने उसको सप्लाई किया। 0 3 माइनस 5 बी, दूसरा मैट्रिक्स जो कॉलम मैट्रिक्स होता है, जो हमेशा कांस्टेंट से बनता है, 1 3/2 9। एंड तीसरा भी मैट्रिक्स हम कॉलम मैट्रिक्स लेते हैं, जिसे x से डिनोट करते हैं, जो वेरिएबल से बनता है, और 3 वेरिएबल है x y z। ठीक, झट से हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक, 0 3 माइनस 5। चलो यहां 2 0 तो तुरंत नहीं आ रहा है, तो हम लोग एक्सपैंड ही कर देते हैं। क्या लगा, फर्स्ट कॉलम के अलावा एक्सपैंड कर देता हूं। यहां का साइन प्लस और एलिमेंट 2, इससे पास होने वाला रो, इससे पास होने वाला कॉलम। लुक केयरफुली, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल 10 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, ओके, -1 यहां का साइन। हम फर्स्ट कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। हाँ, यहां से जाने वाला रो, यहां से जाने वाला कॉलम। प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, देख लो भाई मिस नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल विच इज -3, ठीक है। एंड लास्ट में 0 है, 0, और इसको किस रो के अलग, फर्स्ट कॉलम अलोंग C1, अलोंग C1 है ना। और कितना हो जा रहा है, 10 3 13 13, 13 2 26, और इधर कितना हो रहा है डियर, -8 है ना, माइनस माइनस प्लस हो रहा है भाई, देख लो प्लस, तो हो गया 34 विच इज नॉट 0। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, इसलिए मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर बोलते हैं, और देयरफॉर इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वही तो निकालना है। दैट इंप्लाइज सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन, and solution is given by obtained by या given by, as you wish, is given by x is equal to a inverse b, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हूं, ठीक है, हाँ हट गया है, चलो ठीक है, याद रखना है। हाँ जी, अब ये इन्वर्स निकालना है, 3 ऑर्डर का आ गया है, ठीक है, 3 ऑर्डर का आ गया है। चलो तब क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग कॉफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। देखो कॉफैक्टर निकालना होगा ना, चलो एडजॉइन के कॉफैक्टर, ध्यान देना कॉफैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। कॉफैक्टर किससे डिनोट करते हैं, A11 से, कॉफैक्टर A11, इसे जाने वाला रो, जाने वाला कॉलम, फटफट देखो भाई, मैं लिख रहा हूं 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13, कोमा कॉफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट डिनोटेड बाय A12, याद करो A12 कॉफैक्टर ही होता है ना, उससे जाने वाला रो साइन होल लगा देंगे, उससे जाने वाला रो, जाने वाला कॉलम, ये कितना हो गया देख लो भाई, -5
0 हो जाएगा, है ना। ये हो गया 5। कॉफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1 डिनोटेड बाय A13। ठीक है, क्या हो जाए कॉफैक्टर ऑफ A13? बोलो भाई, यहाँ का साइन होता है प्लस, ये सब पुराना हो चुका है, यहाँ का साइन प्लस प्लस अगर मैं नहीं देता हूं तो ऐसे देख लो भाई, ऐसे करके यहाँ का साइन प्लस होता है। ठीक है, प्लस बोलो यहाँ से क्या होगा, उससे पास होने वाला रो, उससे पास होने वाला कॉलम 3 - 0 विल बी 3। तो पहले रो के सारे एलिमेंट का कॉफैक्टर निकाल लिया डियर, है ना। अब आ कॉफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट 1 डिनोटेड बाय A21, साइन होगा माइनस, इससे जाने वाला रो जाने वाला कॉलम को ओमिट कर दिया, -5 और -3 हो जाएगा 8। देख लो, कॉफैक्टर ऑफ एलिमेंट -2 डिनोटेड बाय A22, साइन विल बी प्लस, जाने वाला रो जाने वाला कॉलम खत्म, -10 -0 देख लो भाई, -10 0 विल बी -10। ठीक है, नाउ द कॉफैक्टर ऑफ एलिमेंट -1 डिनोटेड बाय A23, साइन विल बी माइनस, क्योंकि इस दोनों का सम ऑड है, ऐसे भी हम साइन डिसाइड करते हैं। इस दोनों का सम अगर इवन है तो प्लस, इन दोनों का सम अगर ऑड है तो माइनस, या फिर आपको साइन वाला हमने बताया है पहले कैसे हम डिसाइड करते हैं। इसे जाने वाला रो इसे जाने वाला कॉलम को रिजेक्ट कर दो, हटा दो, 3 दूना 6, 6 - 0 विल बी -6। ठीक है, एक लाइन और लिखा जा सकता है, एंड कॉफैक्टर ऑफ एलिमेंट 0 डिनोटेड बाय A31, साइन विल बी प्लस, इससे क्रॉस करने वाला रो और कॉलम इट इज -1 -2 विल बी 1। देख लो भाई। ठीक है, यहाँ से फिर से देख लेता हूँ, -1 और माइनस प्लस। नाउ द कॉफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 3 डिनोटेड बाय A32, यहाँ का साइन होगा माइनस, इससे जाने वाला रो जाने वाला कॉलम विच इज -2 देख लो भाई, -2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3। ठीक, आखिरी कॉफैक्टर ऑफ द एलिमेंट -5 डिनोटेड बाय A33, साइन विल बी प्लस, ओमिटिंग रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू दिस एलिमेंट। ओमिट का मतलब होता है त्याग देना। प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल -4, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल 1 हो गया -5 दिया। तो हमने सारा काम कर दिया, एडजॉइंट के लिए हमने सारा इंतजाम कर लिया है। अब थोड़ा मिटाना ही पड़ेगा। ठीक, देख लो भाई। ठीक है, मेरे ख्याल से तो सही है। चलो, गॉड नोस। यहाँ के बाद हम, चूंकि जगह नहीं मेरे पास, मैं यहाँ बाउंड्री मार दे रहा हूं। Therefore, dear adjoint of A, बोलो, मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनांट के एलिमेंट के कॉफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 13, दिस इज 5 एंड दिस इज 3, ये रहा 8 एंड दिस इज -10 एंड दिस इज -6, this is 1 and this is 3 and this is -5 and their transpose, ये रहा ट्रांसपोज। चलिए, ट्रांसपोज, सोए हुए को जगा देना है, सोए हुए को जगा देना है, जगे हुए को सुला देना है डियर। ठीक है, हाँ जी। 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, ये रहा। ठीक है, चलो एडजॉइंट निकाल लिया। अब इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है ना, देखो। चलो, नाउ A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनांट ऑफ, डिटर्मिनांट कितना निकाला था यार, ये तो मैं भूल गया।
डिटरमिनेंट में कितना निकाला था, चलो शायद अच्छा निकाल लूंगा झट से। एडजॉइंट ऑफ ए, चलो डिटरमिनेंट कितना निकाला था, शायद 38 या कुछ ऐसे आया था, देखता हूँ तब निकाल लेता हूँ, क्या करूँगा। डिटरमिनेंट 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5 ऐसा करके निकाला था। मेरे पास तो अब सबूत नहीं है इसका। 2 से जाने वाला रो कॉलम को त्याग दिया, -10 माइनस प्लस, देखो भाई 2 ही है ना, तो भाई गड़बड़ नहीं हो, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। इट विल बी 10 माइनस प्लस, हाँ जी 10 3 13 26, अच्छा सॉरी हाँ इधर आ जाओ। -1 ऐसे जाने वाला रो जाने वाला कॉलम खत्म -5 -3 और ये हो गया 10 13 26 और ये हो गया था 5 8 14, हाँ जी 34 आया था, 34 आया, यस लगाया 34 आया था। और एडजॉइंट तो जस्ट अभी निकाल के रखा है, इट इज 13 8 1 5 -10 3 -6 -5, ये रहा गया, ठीक है। और चलो यहाँ से हम सारे एलिमेंट को गुना कर ही देते हैं, देखो कितना हो रहा है गुना, अभी बाद में करेंगे, ठीक है, अभी रहने देते हैं, ठीक है। और अब इस जहां से हमें सॉल्यूशन चाहिए उस इक्वेशन के लिए सारा इंतजाम कर लिया मैंने, ए इनवर्स निकाल लिया है, बी तो ऑलरेडी हमारा था एक्स का। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट फ्रॉम 1, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और एक्स बोले तो कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स बोले तो 1/34 13 8 1 5 -10 3 -6 -5, और बी कॉलम मैट्रिक्स क्या है, यही से होगा 1 3/2 and 9 दिया। अब ये तो गुना आ गया, चलते हैं गुना करते हैं। इसके लिए हमें जगह चाहिए, यहीं पर मैं जगह बना रहा हूं, देखो ठीक से कर लिया मैं। 13 8 1 5 -10 3 13 5 8 -10 -6 1 3 -5, ठीक है। चलिए मैं फिर से मैं जा रहा हूं, आप वीडियो को रोक के उतार लोगे, ठीक है। चलो जी, दैट इम्प्लाइज एक्स वाई जेड, चलते हैं 1/34 तो आगे में है, रहने दो 1/34, हाँ चलो देखते हैं एकदम। चलो रो और कॉलम के संगत एलिमेंट का गुना का जो 13 × 1 13, 8 का संगत हो गया, अब किया 24 को 2 से भाग दोगे यार 12 हो जाएगा 12, हाँ, और 1 को 9 से गुना करोगे 9, बहुत बड़ा गुना नहीं होगा, छोटा ही गुना होता है। अच्छा सेकेंड रो, यहाँ भी सेकेंड रो 5 का करस्पॉन्डिंग 1 5 -10, याद करो जिस दिन मैं बोला था मैट्रिक्स खत्म होगा, ये लगभग लास्ट ही है, और भी मैं थोड़ा देखता हूँ कि कुछ PMI पर कुछ क्वेश्चन कर दूंगा। 5 × 1 5, और ये कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा, -15, और ये 9 या 27 हो जाएगा, 27, ठीक है। देखो अच्छा फिर यहाँ पर देखो तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3, ये हो जाएगा -3 × -9, और ये हो जाएगा -45, ठीक। देखो भाई फिर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 13 8 24 को 2 से डिवाइड करोगे 12, और 1 × 9 5 × 1, और 13 को 2 से डिवाइड करोगे -15 9 3 27, 3 × 1 3 6 3 18 18 का हाफ होगा -9, और हो जाएगा 12, चलो ठीक है यार। और देखो यहाँ से एक्स वाई जेड, हाँ, और 1/34, चलते हैं आगे, देखो कितना हो जाएगा
तो 25 हो गया, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 9 का 14 34 हो गया जी। और ये कितना हो रहा है, देखो -3 तो -10 हो गया और यहाँ से 17 हो जाएगा, 17 7 5 12 7 5 12 ये हो गया 32 और इसमें से 15 घटा दो तो 12 5 7 और ये ठीक है 17 हो गया। और यहाँ देखो तो ये सब तो माइनस ही हो रहा है, 54 हो रहा है और -3 तो 51 हो रहा है, -51 हो रहा है। और आखिरी में x y z। नाउ इट इज मैट्रिक्स एंड इट इज स्केलर। मैट्रिक्स को स्केलर से गुणा करना है तो एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय स्केलर 1/34 1/34 इंटू 34 1/34 इंटू 17 1/2 ठीक है। और देखो तो यहां से कितना हो जाएगा 3/2 यहां से हो जाएगा -3/2 देख लो ये रहा 51 17 51 17 दूना 34 ये रहा हमारा। और मैंने कहा था कि बिना आंसर देखे भी हम लोग डिसाइड कर सकते कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। चलो मैं 1 में ही पुट कर देता हूं, देखो तो अच्छा एक बार पहले आंसर दिखा देता हूं, इसके बाद क्या लिखोगे डियर, इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फ्रॉम बोथ साइड, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। और देयरफॉर तब कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एंड z इज इक्वल टू -3/2। अच्छा मैं चेक कर लेता हूं, लेफ्ट साइड पुट करके 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2, y के जगह कितना है 1/2 और z कितना है -3/2 देखता हूं एलसीएम हो जाएगा 2 2 2 जा 4 प्लस 1 -3 4 1 5 5 में 3 लेस 2/2। यस डियर वी आर राइट है ना, हमारा आंसर एकदम सही है। देयरफॉर दिस इज द आंसर, ये रहा हमारा आंसर। तो मैट्रिक्स मेथड से 3 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को कैसे सॉल्व किया जाता है मैंने डिस्कस किया। थोड़ा लॉन्गर है ना, बट सारा प्रोसेस हमारा पुराना का पुराना ही है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड सॉल्यूशन। देखो डियर ठीक है, चलो तो इस तरह से बनाओगे तो मेरे ख्याल से बन जाएगा। और इसके लिए मेरा एक इस क्वेश्चन को अच्छा से समझ लोगे और अगर ज्यादा दिक्कत हो किसी भी राइटर का आप एग्जाम्पल का देख लो भाई, एक्सरसाइज एग्जाम्पल का, तब एग्जाम्पल बनाओ। पहले आप अच्छा से एग्जाम्पल बना लो, मेरा देख लो और तब एक्सरसाइज की ओर मूव करो। एक वर्ड वाला प्रॉब्लम है डियर, बड़ा इंटरेस्टिंग है ठीक है, मैं बता देता हूँ एनसीईआरटी का ही है ना, देख लो। अब इसमें से 5 6 7 को मैं टास्क दे रहा हूँ, बहुत आसान है, इसको पहले अच्छा से देख लोगे। और भी एक क्वेश्चन आप किसी भी राइटर चाहे एनसीईआरटी हो, RS अग्रवाल के से ना, RD शर्मा, लालजी दास गुप्ता, ML खन्ना जो भी हो, सबका एक दो एग्जाम्पल देख लोगे है ना, एक्सरसाइज बाद में बनाओगे, तब ये एक्सरसाइज मेरा वाला बनाओगे। चलो एक C नंबर में एक वर्ड वाला प्रॉब्लम है, शब्दों वाला प्रॉब्लम है C नंबर में ठीक है। देखो तो क्या कहता है, और ये एनसीईआरटी का ही है, क्या कहता है पहले पढ़ के बता दे रहा हूं। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो मैं सॉलिड के लिए हिंदी ही बोल देता हूं, दोनों है इसमें। 4 kg आलू, 3 kg टमाटर एंड 2 kg टोमेटो, सॉरी द कॉस्ट ऑफ 4 kg पोटैटो, टमाटो एंड पटल। हालांकि क्वेश्चन में कुछ और है, ऑनियन है, एनसीईआरटी में ऑनियन वगैरह का यूज हुआ है, मैं थोड़ा सहूलियत के लिए कुछ अलग कर दिया हूं। तो 4 kg आलू है, देखो क्वेश्चन में पूरा पढ़ लेता हूं पहले। 4 kg आलू, 3 kg टमाटर और 2 kg पटल का मूल्य है 60 रुपये ठीक। 2 kg आलू, 4 kg टमाटर और 6 kg पटल का मूल्य है 90 रुपया। 6 kg आलू, फिर तीसरी बार 2 kg टमाटर और 3 kg पटल का मूल्य है 70 रुपया। 3 बार है और 3 आइटम है। कौन कौन आइटम है? आलू टमाटर पटल, आलू टमाटर पटल। पहली बार 4 kg आलू, 3 kg टमाटर, 2 kg पटल, ये पूरे का कॉस्ट है 60 रुपीज। दूसरी बार वही आलू, वही टमाटर, वही
पटल अलग अलग क्वांटिटी में लिया गया है, 2 kg, 4 kg, 6 kg। इन तीनों का कॉस्ट हो रहा है 90 रुपीज, ठीक है। और फिर तीसरी बार है 6 kg, 2 kg एंड 3 kg। 2 kg आलू, 6 kg आलू, 2 kg टमाटर एंड 3 kg पटल का मूल्य 70 रुपया। आप व्यू विधि से, स्पष्ट लिखा है उसमें, मैट्रिक्स मेथड से, आप व्यू विधि से प्रति का मूल्य प्रति केजी ज्ञात करें। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी। हर एक का आलू पर केजी, मतलब आलू 1 केजी का दाम कितना होगा, टमाटर के 1 केजी का दाम कितना होगा और पटल के 1 केजी का दाम कितना होगा, यह मैट्रिक्स मेथड से निकालना है। तो आपको 3 बार दिया है और आपको कह रहा है कि 1 केजी आलू का दाम क्या होगा, आलू का भाव का दाम, ऐसा बोलो ना, आलू का भाव क्या होगा, टमाटर का भाव क्या होगा, पटल का भाव क्या होगा, क्योंकि भोज करना है, ठीक है। हाँ जी, देखो चलो, हाँ तो मैं मान लिया कि कॉस्ट ऑफ पर केजी ऑफ टोमेटो, पहले है पोटैटो, कॉस्ट ऑफ पर केजी, देखो ऐसा है, कॉस्ट ऑफ पर केजी का 1 केजी, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटो है ना, कितना मान लिया x। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टोमेटो y मान लिया टोमेटो। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 kg, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पटल रुपीस जेड, ठीक है जी। 1 केजी आलू, 1 केजी टमाटर, 1 केजी पटल का दाम है XYZ रुपीज रिस्पेक्टिवली, और यही निकालना है डियर, ठीक है। नाउ अब बताओ 1 केजी, हाँ पहली बार कितना केजी लिए हो, पहली बार लिए हो 4 केजी पटल, 4 केजी पटल लिए हो, 4 केजी पोटैटो लिए। 1 केजी पोटैटो का दाम है X, तो 4 केजी का कितना होगा, 1 केजी का X रुपया, 4 केजी का 4X, दिस इज द कॉस्ट, ये 4 केजी आलू का दाम। उसी तरह से पहली बार आप कितना पटल, कितना टमाटर लिया, 3 केजी, 1 केजी का Y रुपया है तो 3 केजी का 3Y रुपया, ये 3 केजी टमाटर का कॉस्ट हुआ। और पहली बार आप पटल कितना लिया, 2 केजी, कॉस्ट ऑफ 1 केजी Z, तो कॉस्ट ऑफ 2 केजी कितना होगा, 2Z। ये 4 केजी आलू, 3 केजी टमाटर, 2 केजी पटल का दाम, और ये सारे का दाम कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी यू आर गिवन हियर 60 रुपीज। ये पहला हमारा लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल बना है। दिस इज द कॉस्ट ऑफ 4 केजी पोटैटो, कॉस्ट ऑफ 3 केजी टोमेटो एंड कॉस्ट ऑफ 2 केजी पटल, है ना। और अब दूसरी बार आ जाओ, दूसरी बार 2 केजी तो 2x, 2 केजी आलू, 4 केजी टमाटर, एकदम ठीक उसी तरह से 4y, और 2 4 6 केजी क्या लिए हो, पटल लिए हो। दिस इज द कॉस्ट ऑफ 2 केजी पोटैटो, 4 केजी टोमेटो एंड 6 केजी पटल। ये सारे का टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 90, ये 90 दिया हुआ है। एंड तीसरी राउंड में 6 केजी आलू है, 1 केजी आलू का कॉस्ट, 1 केजी कॉस्ट है 6 रुपया, तो 6 केजी का 6x। और आ जाओ फिर आप 2 केजी टमाटो है, 1 केजी टमाटो का कॉस्ट y, तो 2 केजी का होगा 2y। और 1 केजी पटल का कॉस्ट है Z रुपया, तो 3 केजी का कितना होगा, 3Z। और ये टोटल कॉस्ट, ये सारे का कॉस्ट, सारे का मूल्य कितना दिया है, 70 रुपया, ठीक है। अब बताओ यहाँ के बाद मेरा कोई ड्यूटी है, मुझे कुछ बताने की जरूरत है डियर, इट बिकम्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो यहाँ के बाद आप खुद से करोगे, और जो XYZ होगा वही आलू, टमाटर और पटल का भाव हो जाएगा। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ डियर, इतना मुझे समझाना था, इतना ही बस इम्पोर्टेंट था। रेस्ट काम आपको पहले की तरह कर लेना है, आप कर लोगे। ये C नंबर था, ठीक है, करोगे। और पिछले दिन बोला था, देख लो, कि तुम पढ़ना छोड़ दो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, और मैं पढ़ाना छोड़ दूं, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं पढ़ाना छोड़ दूं, ऐसा हो नहीं सकता है।
तुम पढ़ना छोड़ दो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूं और तुम्हें भी यूट्यूब में पढ़ना होगा। डियर, यूट्यूब में ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये रिकॉर्ड रहेगा, किसी का छूट गया है तो पीछे से देख लेगा, रिवीजन करना है तो किसी कभी भी रिवीजन कर लेगा, है ना, 2 महीना 4 महीना 5 महीना, बस मैथ अकेडमी बाय रजिस्टर सर्च मारने से हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को थोड़ा बता दीजिए, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, थोड़ा आप लाइक कर दिया करोगे और शेयर भी कर दिया करो, इससे हम थोड़ा मोटिवेट होंगे और भी वीडियो बनाने में हमें ज्यादा रुचि होगा, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, मिलता हूं और नेक्स्ट चैप्टर में मैं देखता हूं पीएमआई पर कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में मिसलेनियस में दिया, शुरू वाला मिसलेनियस में, वहां पर कुछ क्वेश्चन है, उसके लिए हमें 11 क्लास का एक पीएमआई चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो एक क्लास मुझे पीएमआई 11 का लेना पड़ेगा, तब हमारा 12 का पीएमआई बनेगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखो और पढ़ते रहो यार। इस लॉकडाउन में जो भी हो, अपना टेक्नोलॉजी का यूज करते पढ़ते रहो, औरों को बता दो, औरों को जरूर बता दो यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और जम के पढ़ेगा। और जो भी क्वेश्चन हो रिंग करो या व्हाट्सएप पर हमें भेज दो। ओके, गुड नाइट।